बहुत ही सोफिस्टिकेटेड नेशंस कहती थी, इनका वर्ल्ड वॉर वन जो है उससे मतलब उसका जो इम्पैक्ट है वो लोगों की ज़िंदगियों पे क्या हुआ, और उसमें इसने किस तरीके से ये शो किया कि किस तरीके से लार्किन ने जो है ना वर्ल्ड वॉर टू को नॉट ओनली उसने विटनेस किया कि उससे पहले की तैयारियां क्या थी, बल्कि वो एक्चुअली बताना ये चाह रहा था कि जब एक जंग होती है तो उसके जो है असरात क्या होते हैं। ये जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड आ जाते हैं, इंग्लैंड ने कैसे जो है अपनी सारी जो एक सोफिस्टिकेशन है या उसका जो एक इमेज है पूरी दुनिया पे, या उसकी एक ग्लोरी जो है पूरी दुनिया पे, उसने दुनिया पे कैसे इसको ख़त्म किया, एक्चुअली ये पोएम जो है उस बारे में है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि इस पोएम को नॉस्टैल्जिक पोएम भी कहा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि फिलिप लार्किन, क्योंकि इसको एक तो द मूवमेंट पोएट कहा जाता है, दूसरा ये हमेशा से खिलाफ रहा है इन तमाम चीज़ों के जो कि जंग होती थी और उसके इम्पैक्ट्स होते थे, या थीम ऑफ डेथ जो है हमेशा प्रिवेल कर जाती थी। तो ये सारी चीज़ें इसने इस पोएम के अंदर बताई हैं। फिर जो है इस पोएम के अंदर वो प्री वॉर सिनेरियो बताता है कि किस तरीके से अगर जो है वर्ल्ड वॉर टू जो है अगर वो कायम होने जा रही थी तो उससे पहले एक हिस्टेरिया फैल गया था इंग्लैंड के ऊपर, इंग्लैंड की स्ट्रीट्स में, इंग्लैंड के विलेजेस में। तो वो उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ बताता है। अब इसका थोड़ा सा बेटा हम इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं, देन हम इसकी टेक्स्ट की तरफ चलेंगे। पहले हम आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर हमारा ये वाला जो मेन पार्ट है वो फिर रह जाता है। यहाँ पे देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट in critical analysis of 1914 is that it is entirely about the effect of wars. Philip Larkin shows that people become fearful when they think about war. However, soldiers become enthusiastic. England has suffered a lot in First World War. Philip Larkin has witnessed only World War II, but he is well aware about the effects of World War One. फिलिप लार्किन ने सिर्फ वर्ल्ड वॉर टू ही देखी थी, लेकिन उसको अंदाजा था कि वर्ल्ड वॉर इफेक्ट क्या है, यानी कि पोस्ट वॉर सिनेरियो क्या होता है, वर्ल्ड मतलब एक वॉर होने के बाद लोगों की जिंदगियों पे क्या असरात होते हैं एक जंग के, वो इनसे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ था। He knows the pains and agonies of people. He also knows that England lost its glory in World War One. ये आपकी लास्ट पोएम है आज। उसके बाद इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं। पोएम 1940 इज अ डीपर एनालिसिस ऑफ क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस बिफोर वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू से पहले जो क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस है वो उसके बारे में बताता है। इन एडिशन इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ऑफ पोएट फॉर हिज नेशन। ठीक है, उसकी फीलिंग्स है पोएट की अपनी नेशन के बारे में कि किस तरीके से उसकी नेशन जो है वो इस वक्त बदहाल हुई है। फिलिप लार्किन इज फेमस for creating vivid imagery and juxtaposing different things. This poem also follows his conventional style of writing. Main theme of poem is the spirit. ठीक है, वो जो है वो पोएम जो है मेन थीम जो है पोएम की वो क्या है, दी स्पिरिट है, या इसको डेस्पिरेशन भी हम कह सकते हैं। फिर हम इसका देखते हैं कि ये जो टाइटल ऑफ द पोएम है 1914, इसके बारे में देखते हैं कि फिलिप लार्किन ने ये टाइटल क्यों सेलेक्ट किया था। The title of the poem needs explanation because it is an Arabian numerals. ठीक है, Arabian numerals थे। Philip Larkin wanted to remind people about World War. He explained the title of poem in the following words. I printed it that way because I wanted to remind the reader of the date on a monument. ठीक है, वो कहता मैंने इसको इसलिए प्रिंट किया था, I printed the way that way, क्योंकि इस तरीके से मैंने इसको प्रिंट किया, यानी कि इसको अरेबिक नंबरल्स में इसलिए उसने प्रिंट किया क्योंकि आई वांट टू रिमाइंड द रीडर ऑफ द डेट ऑन मॉन्यूमेंट, कि मैं इस डेट को मॉन्यूमेंट पे रिमाइंड करवाना चाहता था कि ये वर्ल्ड वॉर की डेट है। बिकॉज आई फेल्ट द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ 1914 इन अरेबिक नंबरल्स वाज टू ग्रेट फॉर एनीथिंग। और मुझे आई फेल्ट द इमोशनल इम्पैक्ट, कि मुझे इसका इमोशनल इम्पैक्ट फील होता है ऑफ 1914। ठीक है, 1914 का इन अरेबिक नंबरल्स, जो उसके कहने का मतलब ये कि अरेबिक नंबरल्स का इम्पैक्ट शायद इमोशनल इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा होता, वाज टू ग्रेट फॉर एनीथिंग आई कुड पॉसिबली राइट माई सेल्फ। क्योंकि जब हम अरेबिक नंबरल्स देखते हैं तो एकदम से हम भी
अचानक से परेशान हो गए थे कि इंग्लिश में लिखी गई पोएम है और टाइटल उसका अरबिक में है। फिर जो है अब हम इसकी स्टैंजा बाय स्टैंजा जो है इसकी रीडिंग करते हैं और फिर देखते हैं द लॉन्ग रन अनइवन लाइन्स। नाउ ही इज मतलब डिटेलिंग अबाउट द सिनेरियो जो कि क्रिएट हुआ है बिफोर वर्ल्ड वॉर वन। अब वो स्टेंजा वन के अंदर जो है ना अनइवन लाइंस को कहता है। अनइवन लाइंस एक्चुअली वो दीज आर सिंबलाइजिंग द सोल्जर्स, दोज आर स्टैंडिंग इन अनइवन लाइंस, ठीक है। और ये कौन है? ये वो लोग जंगे अजीम अव्वल लड़ने वाले फौज में भर्ती होने के लिए लंबी बेतरतीब के तारों में ऐसे बेसब्रो इस्तकामत के साथ खड़े हैं। अब यहाँ पे बेटा वो ना एक सिनेरियो क्रिएट करता है। असल में फिलिप लार्किन ना एक किताब देख रहा था, ठीक है, जो कि वर्ल्ड वॉर वन से पहले की थी, ठीक है। उसमें कुछ तस्वीरें थी। अब ये जो अनइवन लाइंस है ना, जो कि वो फौज के बारे में बता रहा है कि वो अनइवन लाइंस में खड़े हुए थे, एक्चुअली दे वर सो मच पैशनेट टू फॉर मतलब कि वो एक जंग के अंदर जो है वो हिस्सा ले लें। वो यही इंग्लैंड की एक जो है एक डार्क जो है उसका बता रहा है, डार्क साइड के जंग के बहुत ज्यादा जो है गलत इफेक्ट्स होते हैं एक नेशन के ऊपर। लेकिन आप ये देखें कि उस दौर के लोग बगैर सोचे समझे जो है हुकूमत के एक इशारे पे जंग लड़ने को तैयार थे। तो एक्चुअली ये जो 1914 है ना, ये प्री वॉर सिनेरियो उसने बताया है वर्ल्ड वॉर वन का। और वो कहाँ से उसने बताया? वो कोई किताब देख रहा था, उसके अंदर काफी सारी तस्वीरें थी। अब ये जो आपको ये फर्स्ट स्टैंजा के अंदर जो कुछ लाइंस नजर आ रही हैं, इसके अंदर जो है वो सारा डिपिक्ट करेगा कि ये अगस्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, अगस्त 1914 में हुई थी। और अब वो डिपिक्ट करेगा कि किस तरीके से इस वर्ल्ड वॉर के अंदर बिल्कुल एक जो फौजी हैं वो इस तरह से खड़े हुए हैं, जो सोल्जर्स हैं वो ऐसे खड़े हुए हैं कि दे वर सो मच पैशनेट कि वो जी अपने मुल्क के लिए लड़ने जा रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड फिलिप लार्किन ये बताता है कि लोग पैशनेट तो होते हैं जंगे लड़ने के लिए, लेकिन जंगों के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? क्या उनका ये पैशन या उनकी ये नेशनलिज्म कि जी वो फाइट करेंगे, वो वॉर में लड़ेंगे और उससे उनकी टेरिटरी बढ़ जाएगी, तो क्या ये उनके हिसाब से बेहतर है? क्या ऐसा ही होना चाहिए? तो एक्चुअली ही इज मतलब विटनेसिंग द पहली बात ये कि उसने वर्ल्ड वॉर टू अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन किताब वो कौन सी खोल के बैठा था? वो वर्ल्ड वॉर वन की खोल के बैठा हुआ था। और वर्ल्ड वॉर वन से पहले की कुछ तस्वीरें थी जो कि उस किताब के अंदर नजर आती हैं। अब वो उस किताब को खोलता है, वहां पे एक तस्वीर देखता है और वो उस तस्वीर के बारे में लिखता है, दोज लॉन्ग अनइवन, वो लोग जंग अजीम लड़ने वाले फौजी भर्ती होने के लिए लंबी बेतरतीब के तारों में खड़े हैं, स्टैंडिंग एज पेशेंटली, मतलब ऐसे वो पेशेंटली खड़े हुए हैं इफ दे वर स्ट्रेच आउटसाइड, जैसे वो जो है मतलब एक क्रिकेट टीम के या विला पार्क के बाहर खड़े हों। और फिर क्या होता? ओवर और विला पार्क किसी के बारे में स्ट्रेच आउटसाइड, मतलब इतना बड़ा हजूम है जो कि तैयार है जंग लड़ने के लिए। और द क्राउन्स ऑफ द हेड, इतना ज्यादा हजूम है कि सिर्फ उनके सर ही नजर आ रहे हैं। द क्राउन्स ऑफ द हेड, द सन, और उनके सरों पे सन है। ऑन माउथ स्टेज आर्काइक फेसेस, और उनके जो बाशिंदे हैं या उनके जो मतलब जितने भी लोग हैं उनके फेस जो है आर्काइक हैं। और माउथ स्टेज यानी कि मूंछों वाले हैं जो कि सन के नीचे खड़े हुए हैं, मतलब दे नेवर बॉदर कि भाई इतना वार्म है, सन है, सनलाइट है और हम उसके नीचे खड़े हैं। एक्चुअली उनका पैशन दिखाया जा रहा है कि कितने वो पैशनेट है कि जी हम अपने मुल्क के लिए लड़ने जा रहे हैं। ग्रिनिंग एज इफ वर ऑल एन ऑगस्ट बैंक हॉलीडे लार्ड, और वो सारों के सारे ग्रिनिंग है यानी कि मतलब दे आर सो मच हैप्पी, दे आर सो मच पैशनेट एज इफ इट वर ऑल एन ऑगस्ट बैंक हॉलीडे, जैसे ये कोई ऑगस्ट बैंक हॉलीडे हो, मतलब जैसे ये कोई मतलब कोई एंजॉयमेंट की चीज हो या कोई जैसे कहना चाहिए एंटरटेनमेंट की चीज हो, तो वो यहाँ पे ऐसे खड़े हुए हैं, दे गैदर्ड हियर टू कैपर अबाउट एन ऑगस्ट बैंक हॉलीडे, जैसे कोई बैंक हॉलीडे हो और ये सारे के सारे यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए आ गए हों।
यानी कि यहाँ पे उनका पैशन दिखाया जा रहा है कि हाउ मच दे आर पैशनेट टू फाइट फॉर देयर कंट्री। और ये जो है सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं कि हमने यहाँ पे 1914 की वर्ल्ड वॉर के अंदर लड़ना ही लड़ना है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हमने लड़ना ही है। उसके बाद जो है इसका देख लेते हैं हम, क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं इसका। फर्स्ट स्टैंजा ऑफ 1914 are analysis of critical urban lifestyle. The remaining two are about countryside. The poet shows pre-war circumstances. People has not seen war yet they know its consequences. अब यहाँ पे लोग जो हैं इतने पैशनेट हैं कि भाई हम वॉर लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं पता। इन स्टार्टिंग लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट क्रिएट सम रियलिस्टिक इमेजेस। शुरू की लाइन्स में देखें तो पोएट जो है वो एक कोई रियलिस्टिक इमेजेस शो करता है, जिसके अंदर वो अनइवन लाइन्स यानी कि सोल्जर्स को कहता है। फिर स्टैंडिंग एज पेशेंटली, ऐसे खड़े हुए हैं एज इफ दे वर स्ट्रेच आउटसाइड, हजूमों के हजूम है। द ओवल और विला पार्क, जैसे वो किसी स्टेडियम में आ गए हो या विला पार्क में आ गए हो। द क्राउन्स ऑफ हेड्स, और क्या है उनके सिर्फ सर है, क्राउन्स ऑफ हेड है, यानी कि जो ये सारे इमेजेस क्या है, एक रियलिस्टिक इमेजेस हैं जो कि एक तस्वीर के अंदर नजर आ रहे हैं एक्चुअली। फर्स्ट इमेजेस ऑफ सोल्जर्स हु आर स्टैंडिंग इन अनइवन लाइन, सेकंड इज ऑफ विला पार्क, ठीक है, वो विला पार्क की बात करता है। पोएट फर्दर डिस्क्राइब होल सीनरी इन क्लियर वर्ड्स, sun is shining, people have worn hats, they are going for war, but still there is happiness on their face। यानी कि स्टिल वो वॉर के लिए तो लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो इतने पैशनेट हैं कि अपनी वतन के लिए, अपनी नेशन के लिए वो लड़ने जा रहे हैं, तो स्टिल देयर इज हैप्पीनेस ऑन देयर फेसेस। They are enthusiastic to serve their country. They are ready to face their enemies. Mustache face symbolize the hitherto they have no fear। ठीक है, ये जो मुस्टैच फेसेस हैं, जो लाइन नंबर हमारी 6 थी, द मुस्टैच आर्काइक फेसेस, ठीक है, ये जो हैं एक्चुअली फेसेस सिंबलाइज करते हैं कि उनको कोई डर नहीं है ऑफ द वॉर। दे आर एक्साइटेड टू वाइप आउट देयर एनिमीज। They know that they may die in war, yet they are ready to fight for their children. They are ready to sacrifice everything for their country. Their country is the first priority, यानी कि उनका जो country है वो अब first priority है। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज स्टैंजा 2, एंड शर्ट शॉप्स द ब्लीच। ठीक है, अब वो जो है यहाँ पे जो है, अब वो कंट्री साइड का एक सॉरी अर्बन लाइफ का ही एक सिनेरियो बता रहा है। ठीक है, फर्स्ट टू स्टैंजा के अंदर वो अर्बन लाइफ का सिनेरियो बताता है कि एक तरफ तो पहले स्टैंजा के अंदर वो दिखाता है कि किस तरह सोल्जर्स खड़े हैं, किस तरह एक मैदान के अंदर खड़े हैं, वो हजूम का हजूम है। अब वो बताएगा कि अर्बन लाइफ में जो उसकी इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है या इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है वो कैसी हो गई है। अब वो बताएगा कि उधर एक तरफ लोग बड़े तैयार हैं कि जी हम लड़ने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ व्हाट इज अबाउट द शॉप्स एंड खेत और ये सारी चीजों के बारे में वो यहाँ पे बताएगा। एंड शर्ट शॉप्स द ब्लीच, और वो कहता है कि ये जो शर्ट शॉप्स यानी कि दुकानें जो हैं बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। द ब्लीच एस्टैब्लिश नेम्स ऑन द सनलाइट, और सूरज की वजह से उनके जो खिड़कियों के पर्दे हैं, सन ब्लाइंड्स हैं, या उनकी जो बैनर्स हैं जो दुकानों के बाहर लगे हुए हैं, उन बैनर्स पे जो उनके नाम है वो जो है उड़ चुके हैं। यानी कि देयर इज द, एक तरफ तो वो दिखा रहा है कि लोग जो है बिल्कुल उनके अंदर फियर ही नहीं है, दे आर टू मच पैशनेट टू फाइट फॉर देयर कंट्री। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट अबाउट द शॉप्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, शॉप्स तो बंद पड़ी हैं, द शर्ट शॉप्स, और दूसरी तरफ क्या है कि उनकी जो शॉप्स के बैनर्स हैं उन पे जो उन दुकानों के नाम है वो सब मिट चुके हैं। द फार्दिंग एंड सोवरीन, उनके जो फार्दिंग एंड द सोवरीन्स यानी कि उनके जो इस दौर में ज्यादातर जो शॉपिंग होती थी वो फार्दिंग और सोवरीन जैसे सिक्कों के जरिए हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पे सोवरीन्स यानी कि सोने का सिक्के को कहा जा रहा है, फार्दिंग्स कहते हैं ये बेटा इनकी एक्चुअली इनकी करेंसीज है जिसको फार्दिंग एंड सोवरीन्स कहा जा रहा है। एंड डार्क क्लॉथेड चिल्ड्रन एट प्ले, और जो डार्क क्लॉथेड चिल्ड्रन यानी कि बच्चे जो थे वो बहुत ही डार्क क्लॉथेड चिल्ड्रन, मतलब वो बिल्कुल ऐसे गहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे जैसे कॉल्ड आफ्टर किंग्स एंड क्वींस, और जैसे उन्होंने मतलब कोई ऐसे पुराने जमाने से ताल्लुक रखते हो जैसे बादशाहों मलकाओं के नाम और उनके
मतलब पुराने जमाने से ताल्लुक रखते हैं, दूसरा कॉल्ड आफ्टर किंग्स एंड क्वींस, और इनको इनके जो नाम होते थे, इन बच्चों के जो नाम हैं वो किंग्स एंड क्वींस पे रखा जाता था, यानी कि उनका पैशन दिखाया जा रहा है कि वो किंग्स एंड क्वींस पे उन बच्चों के नाम रखे जाते थे। दूसरी तरफ उनके बच्चों के जो कपड़े थे वो ब्लैक कलर के थे। एक्चुअली ये जो ब्लैक कलर के कपड़े हैं, एक तरफ तो बताया जा रहा है कि इंग्लैंड जो इतनी तरक्की कर गया है, लेकिन दे आर सो मच बैकवर्ड इन देयर, जो उनकी जो अपनी सोच थी और ये सारा कुछ इनका अपने पैशन में, कि कहने को वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क था, प्रोग्रेस्ड कंट्री था, लेकिन ऑन द अदर हैंड उनके जो बच्चे थे वो कैसे थे, डार्क क्लॉथेड थे। और दूसरी तरफ वो इतने ज्यादा पुराने ख्यालात के मालिक लोग थे कि वो किंग्स एंड क्वींस के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते थे। ठीक है, द टिन एडवर्टाइजमेंट फॉर कोकोआ एंड ट्विस्ट एंड द पब्स वाइड ओपन ऑल द डे। और वो कहता है यहाँ पे कि वो जो टिन एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि अपने जैसे चॉकलेट या फिर जो तंबाकू बेचने वाली जो दुकान होती हैं, टिन एडवर्टाइजमेंट फॉर कोकोआ एंड ट्विस्ट, यानी कि ट्विस्ट को जो सेल करने वाली जो होती हैं, या ड्रग स्टोर होते हैं, वो सारा दिन खुले रहते थे, वाइड ओपन ऑल द डे। ठीक है, तो इस तरह के जो थे वो तो खुले रहते थे, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उससे पहले जो है, या ड्यूरिंग द वॉर, ये जो टिन एडवर्टाइजमेंट फॉर कोकोआ, यानी कि कुछ देर के लिए, कुछ जैसे आजकल हमारा लॉकडाउन हो जाता है ना, तो 5 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, तो वो बता रहा है कि भाई ये इतनी सारी दुकानें थी, दुकानों के ये हालात हो गए थे कि उनको देखने वाला कोई नहीं था, उनके बैनर्स जो हैं वो मिट गए थे, बच्चे जो थे वो ब्लैक क्लॉथेड हो गए थे, यानी कि वो बदहाल हो गए थे, और दूसरी तरफ जो उनकी करेंसी है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। यहाँ पे कहते हैं फार्डिंग एंड सोवरीन, कि उनकी जो करेंसी, एक्चुअली ये डाउनफॉल ऑफ द करेंसी वो शो कर रहा है कि लोगों के हालात इतने बुरे हो गए थे कि वो पैशनेट तो थे जंग में लड़ने के लिए, लेकिन ऑन द अदर साइड आप देखें कि व्हाट अबाउट द अर्बन लाइफ, के उसका क्या हाल हुआ। फिर वो कहता है कि फॉर कोको एंड ट्विस्ट एंड द पब्स वाइड ओपन ऑल डे। ठीक है, तो इस तरह की जो दुकानें थी वो ओपन रहती थी, लेकिन कुछ दिनों, कुछ मतलब कुछ आवर्स के लिए, नॉट फॉर ऑल द डे। तो यहाँ पे फिर वो जो है अर्बन लाइफ के बारे में हमें बताता है। स्टेंजा 2 का क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं। कॉमन पीपल ऑन द अदर हैंड आर अफ्रेड, people shed lights on them, shops are closed, names of shops have been carved on the boards but they have been faded. So far as children are concerned, they are wearing dark clothes, their clothes symbolize threat, whereas their names suggest the glory of England. ठीक है, उनका जो उनके जो कपड़े थे वो थ्रेट को, फियर को, डार्कनेस ऑफ द इंग्लैंड, इन सारी चीजों को सिंबलाइज कर रहे थे। इवन वो डिस्ट्रेस और डिस्पेयर को भी सिंबलाइज कर रहे थे। whereas their name suggests the glory of England as children are named on the kings and queens. दूसरी तरफ से वो सजेस्ट कर रहे थे ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड को, जैसे क्योंकि बच्चों के जो नाम थे वो किंग्स एंड क्वींस के नामों पे थे। फिर वो कहता है एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स ऑफ टोबैको, स्लाइस ऑफ लेमन एंड कोकोआ रिवील ग्लूमी एटमॉस्फेयर। अब ये जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स ही सिर्फ थे जो कि खुले रह गए थे, दुकानें तो बंद हो गई थी। ठीक है, तो बोर्ड्स तो सारा दिन वाइड ओपन रहते थे, लेकिन वो दुकानें जो थी वो कुछ देर के लिए खुला करती थी। ठीक है, इन शॉर्ट दिस stanza is realistic imagery of every object of urban life. Children are playing, but shops are closed. No hustle and bustle can be seen on the roads. Except children, everything is still. बच्चों के अलावा हर चीज स्टिल थी। A picture just before storm has been painted by the people. Stillness symbolizes fear. Children on the opposite indicate that life never stops. और बच्चे जो थे on the opposite, वो जो है ये इंडिकेट करते थे कि लाइफ जो है वो कभी रुकती नहीं। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। स्टेंजा नंबर 3। अब फर्स्ट टू स्टेंजा के अंदर हमने अर्बन लाइफ के बारे में पढ़ा है, अब हम जो है रूरल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कंट्री साइड, जिसको हम देहात कहते हैं। ठीक है, अर्बन लाइफ जो सिटी लाइफ होती है उसके क्या हालात थे, और अब देखते हैं कि जो रूरल लाइफ थी उसके क्या हालात है। नाउ ही इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट द urban life with the rural life in second two stanzas. First two stanzas are about the urban life. Now this is the rural.
द कंट्री साइड यानी कि जो देहात था, जो गांव थे, वहाँ के जो विलेजेस थे, नॉट केयरिंग यानी कि उनको जंग का कुछ पता ही नहीं था। द प्लेस नेम्स ऑल हेज्ड ओवर, और जो प्लेस थी उनके वो सारी क्या थी, उनके जो नेम्स थे वो भी यहाँ पे बिल्कुल ही फीके पड़ गए थे, धुंधले पड़ गए थे। यानी कि इनके प्लेस नेम यानी कि साइन बोर्ड्स थे जो उन विलेजेस के, क्योंकि उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं था। पूरा जो इंग्लैंड है वो तो जंग की तैयारियों में मशगूल था, इस वजह से अर्बन लाइफ को देखने के लिए कोई भी नहीं था, और अर्बन लाइफ को सॉरी रूरल लाइफ को देखने के लिए कोई भी नहीं था, इन देहातों को देखने के लिए कोई नहीं था। इस वजह से उनके जो प्लेस नेम थे, जो साइन बोर्ड्स थे, कभी आप मोटरवे पे जाए ना तो रास्ते में साइन बोर्ड्स आ रहे होते हैं, लेकिन उन साइन बोर्ड्स को बार बार पेंट करना पड़ता है क्योंकि धूप की वजह से उनके भी रंग उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इन देहातों को देखने के लिए कोई भी नहीं बचा हुआ था क्योंकि सब जंग की तैयारी में पड़े हुए थे। द प्लेस नेम्स ऑल हेज्ड ओवर, सारे धुंधले हो गए थे, विद फ्लावर ग्रासेस एंड फील्ड शैडोइंग, और उनकी जो घास थी फ्लावरिंग हो गई थी, यानी कि बहुत लंबी लंबी हो गई थी, यानी कि फील्ड्स को भी कोई देखने वाला नहीं था, मीडोज को, ग्रीन जो लैंड्स हैं उनको देखने वाला कोई भी नहीं था। एंड द फील्ड शैडोइंग, और जो फील्ड्स थे वो भी शेडो हो रहे थे, यानी कि वो भी मुरझा रहे थे। डूम्सडे लाइन, वो ऐसे लग रहा था जैसे क्यामत का दिन। एक्चुअली यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि एवरीथिंग बिफोर द वर्ल्ड वॉर इज फेडिंग आउट। अभी जंग हुई नहीं, लेकिन जंग से पहले के वो मनाजिर शो कर रहा है कि किस तरीके से जो वहाँ की जिसे कहना चाहिए वहाँ का जो सिनेरियो है वो क्रिएट करता है कि किस तरीके से वहाँ पे सब कुछ धुंधला पड़ रहा था, हर चीज जो है वो खत्म हो रही थी। अंडर वीट्स रसल साइलेंस, और वीट्स के रसल में, यानी कि वीट्स रसल यानी कि गंदम की जो फसल थी जो खड़ी हुई थी, हवा तो चल रही थी, गंदम भी रसल कर रही थी, मतलब वो भी रेस्टलेस थी, लेकिन एक अजीब से बेचैनी थी उस साइलेंस के अंदर। द डिफरेंटली ड्रेस सर्वेंट्स, और बहुत से सर्वेंट्स थे जो कि डिफरेंट कलर के कपड़ों में थे, विद टाइनी रूम्स इन ह्यूज हाउसेस, जो कि छोटे छोटे घरों में बड़े सॉरी छोटे रूम्स, जो बड़े बड़े घरों के छोटे रूम्स उनके अंदर थे। द डस्ट बिहाइंड ल्यूमिनस, और गाड़ियों के ऊपर जो है क्या था, ल्यूमिनसनेस, यानी कि वहाँ सॉरी लिमोजीन। लिमोजीन एक्चुअली उस दौर की जो है महंगी गाड़ी को कहा जाता था, ठीक है। लिमोजीन जैसे आजकल हमारी गाड़ियों के डिफरेंट मॉडल्स आते रहते हैं, कभी मित्सुबिशी और कभी कुछ, तो उस ये जो है लिमोजीन के बारे में बता रहा है कि लिमोजीन जो है इतनी जो एक महंगी गाड़ी है, लग्जरियस गाड़ी है, उसके पीछे भी डस्ट पड़ गई थी। यानी कि वो बताना ये चाह रहा है कि बड़े बड़े घरों के अंदर छोटे छोटे कमरों में सर्वेंट्स जो हैं वो डिफरेंट ड्रेसेस में थे, दे वर इन स्कैटर्ड, और दे वर जस्ट लाइक कि भाई अब क्या होगा। और लिमोजीन्स भी जो थी, क्योंकि उन सर्वेंट्स थे वो छोटे छोटे घरों में छुप गए थे, इसलिए उन लिमोजीन्स को साफ करने के लिए, उन एक्सपेंसिव गाड़ियों को साफ करने के लिए भी कोई नहीं था, क्योंकि सर्वेंट्स मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से उन पे भी जो है वो धूल पड़ गई थी। अब देखते हैं स्टैंजा 3 की क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं। पोएट डाइवर्ट्स हिज अटेंशन टुवर्ड countryside. It is different from urban area. As compared to urban area, countryside has less fear of war. और अगर जो है हम कंपेयर करें अर्बन एरिया को, तो कंट्री साइड का जो है लेस फियर ऑफ वॉर था, लाइन एंड द कंट्री साइड इज नॉट केयरिंग इज हाईली आयरनिक, ठीक है। और जब वो कहता है ना फर्स्ट लाइन के अंदर ही कि भाई ये कंट्री साइड इज नॉट केयरिंग, यानी कि देहातों को शायद कुछ पता ही नहीं था या उनको अंदाजा ही नहीं था, ये हाईली आयरनिक है। वी कैन सी इम्पैक्ट ऑफ वॉर इन कंट्री साइड टू। Doomsday represent many years old strong England's history. First poet describe wheat crops and green fields in countryside, and then make us feel that war is going to destroy everything. कि war जो है वो सब कुछ खत्म करने जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि पुराने ये जो एग्रीकल्चर का जो प्रोफेशन है, ये हर दौर के अंदर हर हर जितने भी हमारे दौर आए हैं उसमें जितनी भी एजेस हैं, विदाउट एग्रीकल्चर आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलता। और जब इन गाँव को देखने वाला, इन देहातों को देखने वाला कोई भी नहीं होता, तो फाइनली क्या होता है, वो जो एग्रीकल्चर जो होती है वो भी खत्म होके रह जाती है। तो यहाँ पे वो बताता है कि
सब कुछ खत्म हो गया था. Poet first describe wheat crops and grain fields in countryside and then make us feel that war is going to destroy everything. वो हमें ये बताता है कि भाई ये जो war है ये हर चीज खत्म कर देगी. Theme of destruction can be witnessed in this stanza. War impacts more on rural area and less on countryside. Therefore, it is more restlessness in urban areas as compared to countryside. ठीक है, urban area के अंदर ज़्यादा जो है restlessness थी as compared to जो है इनका रूरल एरिया. अच्छा जी, अब वो कहता है नेवर बिफोर सच इनोसेंस. वो कहता है मैंने इस तरह की इनोसेंस कभी नहीं देखी. नेवर बिफोर और सिंस, शायद कभी भी नहीं. एज चेंज इटसेल्फ टू पास, कि ये शायद अपने आप को पास्ट में चेंज कर रहा है. शायद वो अपने आप को, यानी कि उस दौर ने या उस इंग्लैंड ने अपने आप को अनइंटेंशनली पास्ट में कन्वर्ट कर लिया था. यानी कि पास्ट इंग्लैंड ऐसा था ना जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था. तो ये जो न्यू इंग्लैंड है इसने मतलब वो ही इज इन अ स्टेट ऑफ ऑ कि द प्रोग्रेस्ड इंग्लैंड, और एक ऐसी नेशन जो दुनिया की प्रोग्रेस नेशन समझी जाती है, एक ऐसा यूरोप जो दुनिया का प्रोग्रेस यूरोप समझा जाता है, उसका हाल क्या हो गया. वो कहता मुझे तो ऐसे लगता है जैसे इंग्लैंड ने अपने आप को इंटेंशनली पास्ट में कन्वर्ट कर लिया हो, या इंग्लैंड के हालात उस तरह के हो गए हों जैसा कि पास्ट में होते हैं. विदाउट अ वर्ड द मैन लिविंग द गार्डन टाइडी, और एक लफ्ज बोले बगैर जो है लोगों ने गार्डन्स को टाइडी छोड़ दिया. यानी कि हजारों, मतलब वो कहना यही चाह रहा है कि लोग जो हैं उन्होंने अपने गार्डन्स जो हैं टाइडी छोड़ दिए हैं. यानी कि लोग इतने फेडअप हो गए हैं, या वो उनको पता है कि भाई जंग तो हो जानी है. तो द थाउजेंड्स ऑफ मैरिजेस लास्टिंग अ लिटिल वाइल लॉन्गर, और थाउजेंड्स ऑफ मैरिजेस हैं शायद उन्होंने कुछ ही लम्हे, यानी कि मैरिज कपल्स ने कुछ ही लम्हे अपने एक दूसरे के साथ गुजारे हों. नेवर सच इनोसेंस अगेन. और वो कहता है कि आखिर में कि इस दौर के बाद उसने कभी इतनी मासूमियत नहीं देखी. तो वो कहता है कि एक्चुअली लास्ट स्टैंजा के अंदर अब वो वार्न करता है लोगों को अबाउट द इनोसेंस ऑफ द पीपल. इनोसेंस इन अ सेंस के लोग जो हैं अपनी वॉर में, जब भी वो वॉर लड़ते हैं तो दे आर सो मच पैशनेट. ठीक है, इतने ज्यादा वो पैशनेट हो जाते हैं अबाउट द थिंग कि वो कहता है कि काश मुझे ऐसी मासूमियत दोबारा देखने को ना मिले. कि उसने फर्स्ट स्टैंजा को कंपेयर कर रहा वो लास्ट स्टैंजा के साथ, कि किस तरीके से लोग जो हैं गाड़ियों के मतलब कितार दर कितार या लाइंस में, अनइवन लाइंस में, और इन अ रश जो है वो एक जगह अपनी एंट्री करवा रहे हैं कि दे वांट टू फाइट फॉर देयर nation, they want to fight for their country, but in fact there is the irony in that situation कि वो कहते हैं वो तो अपने कंट्री के लिए लड़ने जा रहे हैं, लेकिन बाकी 3 स्टैंजा के अंदर वो बाकी 2 स्टैंजा में वो अर्बन और रूरल लाइफ को कंपेयर करता है, और लास्ट स्टैंजा के अंदर वो यही जाके कहता है कि भाई ये कैसी मासूमियत है कि लोग कहते तो ये हम अपने कंट्री के लिए लड़ने जा रहे हैं, बट मुझे तो ये लग रहा है कि इंग्लैंड बजाय आगे प्रोग्रेस करने के, एक जंग में आगे जाने के, ये तो कई साल पीछे चला गया. ठीक है, तो ये इसमें अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ लेते हैं. और यहाँ पे क्या कहता है इन द लास्ट स्टैंजा. The last stanza of poem clears the difference between war and the peace. The thousands of marriages will no last longer because war is going to destroy everything. People are going to lose their near and dear ones. The poet ends the poem with the same line, never such innocence again. Indeed, this innocence will never be seen again. वो कहता है काश कि ये जो है इस तरह की innocence काश कि मुझे कभी देखनी ही ना पड़े. तो that is the मेन थीम के लास्ट उसके अंदर वो बताता है कि लोग जो कि समझ रहे हैं कि भाई ये इनोसेंस है, एक्चुअली ये इनोसेंस है ही कोई नहीं. ये तो एक जो है मतलब एक अजीब सा पैशन है जो कि इंसान को खुद पता नहीं है कि वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है बजाय इसके कि वो प्रोग्रेस की तरफ जाए. Deeper critical analysis देख लेते हैं. Our critic is of the view that poem is written in reverse order. Men ready to fight are shown at the start of the poem. At the end, marriage wives and their departure have been illustrated.
People who are standing in uneven lines are ready to forfeit their marriages. They want to sacrifice themselves for their country. Their courage has been presented in the poem. Philip Larkin has not been seen the pre-war era of World War, but he knows consequences of Second World War. फिलिप लार्किन ने देखा तो नहीं था कि वर्ल्ड वॉर के बाद प्री वॉर इरा ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, उसने नहीं देखा था, लेकिन उसको क्योंकि उसने वो विटनेस था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो इस वजह से उसने ये सारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उसको अच्छे तरीके से पता था. ही कीपिंग इन व्यू द प्री वॉर इरा ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैज कंपोज दिस पॉइंट. अब वो अपने जहन में एक प्री वॉर इरा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो लेके आता है और वो कंपोज करता है इस पोएम को. देयर इज similarity between both these eras. He knows condition of the people, therefore he shows it from every angle. और यहाँ पे एक सिमिलैरिटी है between both these eras. कौन कौन से इराज? वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, वो इन दोनों के दरमियान एक जो है सिमिलैरिटी देखता है. He knows condition of the people, therefore he shows it from every angle. He presents life of children, women, servants and men. He mourns that innocence would never be seen again. वो कहते हैं इस तरह की काश कि इस तरह की innocence कभी ना देखनी पड़े. War would destroy everything, only memories would remain intact. In short, the poem sketches pre-war picture of people. Every nation has suffered due to world wars. और हर नेशन जो है वो वर्ल्ड वॉर्स की वजह से हर नेशन ने सफर किया है. People, properties, rural area, countryside area, forest, fields, in fact, everything was destroyed. Philip Larkin wants to freshen memories of people, readers, और वो जो है फ्रेश करता है मेमोरीज ऑफ पीपल और रीडर को. ही वांट्स दैट people should see the difference between the war and the peace. The critic summarizes the whole poem in following words. The men leaving the gardens tidy is an insight into what to come. The men are going off to fight in the war, and whilst they are gone, there is no one to take care of the garden. अब वो जब वो देखता है ना, वो कहता है कि वो जो गांव होता है उसको देखने वाला कोई नहीं होता. एक्चुअली गांव से भी सारे लोग जो हैं वो जंग लड़ने के लिए चले जाते हैं. तो वो कहता है कि उन फील्ड्स को देखने वाला भी अब पीछे कोई नहीं बचता, क्योंकि सबके सब तो चले गए जंग लड़ने के लिए. द लॉन्ग uneven line standing patiently shows the soldiers in calm before the storm. ठीक है, उसको soldiers को show कर रहे हैं calm before the storm. They are waiting to die, and it is in this time that their marriages are lasting longer until death do them part. This poem is almost written in reverse, starting with the men in trenches and going back in the time when they left to go to war. और ये जो है मतलब जो दिस पार्ट ऑफ द पोएम जो है वो एक्चुअली बिल्कुल ही रिवर्स में लिखा गया है, क्योंकि स्टार्टिंग विद द मैन इन ट्रेंचेस, ये जो लास्ट स्टैंजा था ना जिसमें वो कहता है कि वो जो सर्वेंट्स हैं वो बड़े बड़े घरों के छोटे छोटे कमरों में चले जाते हैं. एक्चुअली वो छोटे कमरे मैन इन ट्रेंचेस को शो करते हैं. और फिर वो क्या कहता है, एंड गोइंग बैक इन टाइम व्हेन दे लेफ्ट टू गो टू वॉर, और वो जो है वापस उस वक्त में चले जाते हैं जब उनको वॉर के व्हेन दे लेफ्ट टू गो टू वॉर, जब उनको जो है छोड़ दिया गया कि अब उनको जंग के लिए लड़ने जाना है. तो ये बेटा आपकी आज की पोएम जो है लीजिएगा. सबसे पहले बेटा इसमें है कि irrecoverable loss of old traditions and natural innocence of people after World War One. ठीक है, और नेचुरल इनोसेंस ऑफ पीपल दिखाई गई है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन. और फिर ये जो पोइटिक फॉर्म है वो जो है एक्चुअली एक प्लेस या एक इवेंट के ऊपर लिखी गई है. और फिर जो है ये सारी जो पोएम है वो एक डिस्क्रिप्शन है in response to the consideration of the issues, problems and complexities suggested by the object. और फिर ये जो 1914 है ये एक्चुअली एक फोटोग्राफ है ऑफ ब्रिटिश वॉलंटियर्स लाइंड अप इन फ्रंट ऑफ एन आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस आफ्टर इंग्लैंड एंटर द वर्ल्ड वॉर वन. ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के ये जो पोएम लिखी गई है ना 1914, एक्चुअली द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कि एक फोटोग्राफ थी ऑफ ब्रिटिश वॉलंटियर्स की
जो कि लाइन अप हुए हुए थे, और उस तस्वीर को देख के फिर फिलिप लार्किन ने ये पोएम एक्चुअली लिखी थी। और ये जो पोएम है ये कंसीडर करती है प्री वॉर ब्रिटिश सोसाइटी को, दैट दोस मैन रिप्रेजेंट, जो कि प्री वॉर ब्रिटिश सोसाइटी थी, जो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर आपको जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे ये उसको शो करती थी। और बाकी मैंने आपको बता दिया था कि रोमन नंबरल्स हैं, डिस्क्रिप्शन इसकी शो कर दी थी मैंने आपको। उसके बाद अर्बन एंड रूरल लाइफ था, उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट उसने दिखाया था। फिर दूसरी तरफ उसने ये दिखाया कि पहली लाइन के अंदर वो जो पेशेंटली जो सोल्जर्स खड़े थे, एंड पे जाके वो कहता है कि काश कि इस तरह की इनोसेंस मुझे कभी देखनी ना पड़े। तो वो एक्चुअली वो शो करता है कि क्या इम्पैक्ट होंगे वर्ल्ड वॉर के अगर ये लड़ाई हो जाती है। तो एंड पे वो फिर बताता है कि वो जो मैरिजेस थी वो शायद वो बहुत कम अरसे की रह गई हैं, क्योंकि जाहिर बात है डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इज एवरीवेयर, और डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर इज मतलब सिग्नल्ड हियर। और वो ये कहता है कि ये जो 1914 है ना, ये सिग्नल कर